आज मैं आपको क्यूबिज्म के बारे में बताने जा रही हूँ। क्यूबिज्म जो है वो एक ऐसा आर्ट मूवमेंट रहा है जो 1907 से लेकर आने वाले बहुत लंबे टाइम पीरियड तक बना रहा। क्यूबिज्म की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभ में होती है। ये एक ऐसा वक्त था जब हर चीज़ बदल रही थी। साइंस, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, हर जगह नई नई इन्वेंशंस और परिवर्तन हो रहे थे। हर जगह क्रांति देखने को मिल रही थी। मैक्सिको, चाइना, रशिया जैसे देश क्रांति की मांग करने लगे थे। यूरोप धीरे धीरे करके एशिया और अफ्रीका के ऊपर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा था। ऐसा वो अपने कच्चे माल की पूर्ति और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कर रहा था। इसीलिए वो समय यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहा। 20वीं सदी के आरंभ में बहुत सारे इन्वेंशन हुए, बहुत सारे आविष्कार होते हैं। ये वो समय था जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार मोटराइज्ड एरोप्लेन बनाया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही सबसे पहला सीबर्ग ने एक्सकलेटर भी बनाया, स्वचालित सीढ़ियां, जो कि आज के दिन मेट्रो या फिर शॉपिंग मॉल्स के अंदर देखी जा सकती हैं। सबसे पहला वैक्यूम क्लीनर भी इसी वक्त बनाया गया था। साइलेंट मूवी सबसे पहली इसी दशक में बनाई गई थी। इस प्रकार हर जगह परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। दर्शक बदल रहे थे, सुनने वाले बदल रहे थे, बोलने वाले बदल रहे थे। इस प्रकार के परिवर्तन की दुनिया के बीच में कलाकार पुराने ढड़ल्ले के साथ नहीं चल सकता था। राजनीति, समाज, कला, साहित्य, हर जगह परिवर्तन हो रहा था। ऐसे में कलाकार का बदलना बहुत ज़रूरी था। अब तक की चली आ रही जितनी भी शैलियाँ थी उनके अंदर पर्सपेक्टिव मेन होता था, इसके अंदर डेप्थ दिखाई जाती थी। लेकिन क्यूबिज्म का सबसे बड़ा रोल ये रहा कि उन्होंने रेनेसां टाइम पीरियड से चले आ रहे पर्सपेक्टिव को नकार दिया। उनकी पेंटिंग्स के अंदर बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और ऑब्जेक्ट आपस में इस तरीके से मर्ज होते नजर आते हैं कि कौन चीज़ पहले है और कौन पीछे, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने किसी भी चीज़ को 2D डायमेंशन में बनाया है। उनकी अलग अलग मल्टी फेसेस डायमेंशन उन्होंने दिखाई है। ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी रही है क्यूबिज्म की। उन्होंने एक चीज़ को उसके सिर्फ एक पहलू को ना दिखाकर एक ही टाइम पर उसकी अलग अलग डायमेंशंस को एक साथ दिखाया है। मल्टी फेसेस डायमेंशंस उन्होंने एक टाइम पर दिखाई है, जो कि क्यूबिज्म के अंदर ही बनाई गई है। उससे पहले किसी भी वाद के अंदर या किसी भी कला आंदोलन में इस तरीके का चित्रण देखने को नहीं। क्यूबिज्म के ऊपर सबसे पहले सेजान की पेंटिंग्स का प्रभाव रहा था। सेजान के बाद के बनाए हुए लैंडस्केप्स के अंदर क्यूबिज्म का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद पाब्लो पिकासो ने सेजान से प्रेरणा लेकर अपनी तरीके से उसे इस तरीके से बयां किया कि एक खुद में नया इज़्म उन्होंने क्रिएट कर दिया। 1908 की एग्जीबिशन में लगाई गई बारोक की पेंटिंग को देखकर एक आर्ट क्रिटिक लुइस वॉयक्सल्स ने कहा था कि ये पेंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूब्स का, बहुत ही बेतुके क्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है। इस पेंटिंग के अंदर बारोक ने जो पेड़ बनाए थे उनके अंदर सिलेंड्रिकल इफेक्ट देखने को मिलता है और हर जगह कहीं ना कहीं ट्यूब और ज्योमेट्रिकल चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलता है। क्यूबिज्म के अंदर हर जगह ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का प्रभाव रहा है। लाइनें तीखी बनाई गई हैं। एक ही टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की एक से ज़्यादा मल्टीपल डायरेक्शंस दिखाई गई हैं। क्यूबिज्म को दो भागों में बांटा जा सकता है, एनालिटिकल क्यूबिज्म और सिंथेटिक क्यूबिज्म। एनालिटिकल क्यूबिज्म जो है वो 1909 से लेकर 1912 तक माना जाता है और सिंथेटिक क्यूबिज्म 1912 से लेकर काफ़ी लंबे टाइम तक, कभी कभी इसे 1914 में फिनिश कर दिया जाता है, लेकिन इसकी कोई शार्प टाइमलाइन फिक्स नहीं की जा सकती है क्योंकि सिंथेसिस क्यूबिज्म के अंदर कोलाज पद्धति जो है, मेथड जो है, सबसे पहले ईजाद किया गया था। उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसी टेक्निक जो है क्यूबिज्म के आर्टिस्ट के द्वारा की जाती रही। एनालिटिकल क्यूबिज्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर किसी ऑब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट आर्टिस्ट लेते थे, उन्हें ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बनाया जाता था। एक से ज़्यादा मल्टीपल फेसेस, मल्टीपल डायरेक्शंस जो हैं वो चीज़ों की दिखाई जाती थी। साथ ही यहाँ पर अगर रंगों की बात की जाए तो एनालिटिकल क्यूबिज्म के अंदर बहुत कम रंगों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक शेड्स का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे मोस्टली यहाँ पर अर्थन टोन्स का इस्तेमाल किया गया है, भूरे और सीपिया रंग की टोन, और अगर ग्रीन कलर इस्तेमाल किया गया है तो उसी की अलग अलग जो टोन है उनका इस्तेमाल किया गया है। कहीं पर ग्रे कलर का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में मोनोक्रोमेटिक कलर जो स्कीम यूज की गई है उससे जितनी भी ज़्यादा ज्योमेट्रिकल उन्होंने पोर्शंस में डिवाइड किया है पेंटिंग को, वो अलग से विजिबल हो जाती हैं। सिंथेटिक क्यूबिज्म की अगर बात की जाए तो इस सिंथेटिक क्यूबिज्म के अंदर ही कोलाज पद्धति जो है
शुरू की गई थी, इसके अंदर पेंटिंग को एनालाइज ना करके उसे सिंथेसाइज कर दिया गया था। यहाँ पर चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक साथ एक ग्रुप में एक कंपोजिशन के वे में बनाया जाता था। सिंथेटिक क्यूबिज्म के अंदर अब मोनोक्रोमैटिक टोन को छोड़कर अलग अलग रंगों की आभाएं देखने को मिलती है। साथ ही अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स जो हैं वो थोड़ी मिनिमाइज हो जाती हैं। अब यहाँ पर लाइन और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स की जगह बाहर की जो कि फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो कि आर्ट में पहले इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, जैसे कि लकड़ी का बुरादा, रेत, कागज, कपड़ा, इस तरीके की चीज़ों को, सिगरेट का रैपर, इस तरीके की चीज़ों को सीधा कैनवास के ऊपर डायरेक्टली पेस्ट कर दिया जाता था और उन्हें बाद में रंगों के साथ मिलाकर एक अच्छी कॉम्पोजिशन क्रिएट की जाती थी। ये कोलाज पद्धति थी जो कि बारोक के द्वारा सबसे पहले इजाद की गई। हालांकि क्यूबिज्म जो नाम है वो लुइस वेलास्क्योज़ ने बारोक की 1908 में बनाई गई पेंटिंग को देखकर ये क्यूबिज्म नाम दिया गया था। लेकिन क्यूबिज्म के जो सही मायने में जो स्पेशलिटीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पिकासो की बनाई हुई द लेस डोमेसोल्स एवेग्नोन अवनियों की स्त्रियां नाम की पेंटिंग के अंदर देखी जा सकती है। क्यूबिज्म के अंदर, क्यूबिज्म जो आर्ट रही है उसके अंदर अफ्रीकन आर्ट का भी बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। अवनियों की स्त्रियां, उसके अंदर 3 औरतों के जो चेहरे बनाए गए हैं उनके ऊपर अफ्रीका के जो मास्क होते हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। क्यूबिज्म की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ पर एनालिटिकल क्यूबिज्म के अंदर रंगों को बहुत सीमित कर दिया गया था, जबकि सिंथेटिक क्यूबिज्म की बात की जाए तो वहाँ पर रंगों की विभिन्न आभाओं को देखा जा सकता है। एनालिटिकल क्यूबिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया था। एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को दिखाए जाते थे। यहाँ पर पर्सपेक्टिव रेनेसां टाइम पीरियड से इस्तेमाल हो रहे पर्सपेक्टिव का जैसा नहीं था, बल्कि यहाँ पर मल्टीपल व्यू से चीज़ों को दिखाया जाता था। पिकासो का कहना था कि क्यूबिज्म इज़ नॉट लाइक ए रियलिटी, ये कोई सच्चाई नहीं है बल्कि ये तो परफ्यूम की तरह है, जो आपके आगे भी है, आपके पीछे भी है, जो आपके चारों तरफ है, जिसे आप महसूस कर सकते हो, जिसे आप सूंघ सकते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो कहाँ से आ रही है। ऐसे ही क्यूबिज्म का, इसे आप देख सकते हैं, उसका कहाँ से अंत है, किसी ऑब्जेक्ट की शुरुआत कहाँ से है और उसका अंत कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड कहाँ है, उसका फोरग्राउंड कहाँ है। ये सब चीज़ें इस तरीके से मर्ज कर दी गई थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानना मुश्किल हो जाता था। क्यूबिज्म के बारे में कहा गया है कि अगर आपको क्यूबिज्म को समझना है तो ये कुछ इस तरीके से है कि आप पहाड़ की ऊंचाई से जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो अलग तरीके से दिखाई देती है, और अगर पहाड़ के बीच में आकर आप उसी चीज़ को देखेंगे तो वो अलग तरीके से नजर आएगी। और ठीक वैसे ही पहाड़ से नीचे उतरने के बाद उस चीज़ का स्वरूप बिल्कुल अलग होगा। क्यूबिज्म की आर्ट भी कुछ ऐसी ही है, वो आपको अलग अलग डायमेंशन से एक चीज़ की अलग अलग डायमेंशन को एक साथ दिखाती है। क्यूबिज्म के कलाकारों का मानना था कि सीधी रेखा वक्र रेखा से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है। क्यूबिज्म ने आने वाले नए कला आंदोलनों में अपना बहुत बड़ा योगदान निभाया। क्यूबिज्म से ही आगे बहुत सारे आर्ट मूवमेंट्स बनते हैं, जैसे फ्यूचरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सुपरमेटिज्म, ऑर्फिज्म और डे स्टिल जैसे जो कला आंदोलन है, उनका कहीं ना कहीं जड़ें जो हैं वो क्यूबिज्म से ही जुड़ी हुई है।